नमस्कार। मैं कल्पतरु से आयुर्वेदाचार्य अनिल सक्सेना आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। और मैं बहुत सारे दिनों से वीडियोस मैंने बनाना बंद कर दिए थे बीच में, लेकिन अभी फिर से मैंने आरंभ किया और मैं इस बार इस यात्रा को बीच में अब नहीं छोड़ूंगा और एक तैयारी के साथ में आया हूँ और आपके भी सहयोग की मुझे अपेक्षा रहेगी। कल मैंने एक वीडियो किया था, अभी वो 8:30 बजे आज शाम को मैं पब्लिश करूँगा, लेकिन हर रोज़ मेरी कोशिश रहेगी कुछ शॉर्ट्स और कुछ वीडियोस आपके पास मैं प्रस्तुत करूं, जो कि अभी प्राइमरीली मैं इस समय में स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहा हूं। और चूँकि बेसिकली अभी काफ़ी समस्याएं लोगों के साथ हैं, जैसे अगर आप देखें कि बरसात की ऋतु में अगर बात करें, और वैसे साल भर में भी वो समस्या होती है, लेकिन बरसात में वो और बढ़ जाती है। वो एक समस्या है जल संग्रह की। जल संग्रह अगर आप देखेंगे तो सब जगह होने को देख रहा है। अगर आप इस तरह से अनुभव करते हैं कि बरसात ज़्यादा हो रही है, तो 5 महाभूत है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो अब ये बाकी 4 तत्वों का तो जो कुछ महत्व है वो है, लेकिन इस समय जल तत्व प्रधानता के साथ में हो गया। जल तत्व की प्रधानता, वर्षा ऋतु जल महाभूत की वृद्धि करने वाला, उसका संग्रह करने वाला, उस तत्व की वृद्धि करने वाला ये ऋतु प्रकृति ने निर्धारित करी हुई है। अब ये जल संग्रह सब जगह हो रहा है, चाहे जमीन पे हो, चाहे जंगल में हो, चाहे लोगों के घरों में पानी निकल रहा है, जमीन में से पानी निकल रहा, लोगों के घर में पानी घुस रहा, और साथ में शरीरों में भी पानी घुस रहा है और वृद्धि हो रही है। उसको अपन कहेंगे साधारण डॉक्टरी भाषा में रिटेंशन ऑफ वाटर रिटेंशन, जल का संग्रहण। हम लोग कहेंगे जल महाभूत की वृद्धि हो गई। पंचमहाभूत वाले हम लोग 5, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इसके बिना कोई भी पदार्थ नहीं है संसार का। पंचमहाभूतात्मक सभी सृष्टि है, और किसी के पास कोई महाभूत ज़्यादा है, कोई कम है, लेकिन है और संतुलन हुआ तो स्वास्थ्य है। अब पंचमहाभूत में से जो जल है वो वृद्धि कर रहा। अब इस समय में जो जल वृद्धि कर रहा, उन लोगों के शरीर में ज़्यादा वृद्धि कर रहा। अब इसमें आप देखेंगे कि जो स्त्रियां हैं वो प्रधानतया इससे प्रभावित है, क्योंकि वो प्रकृति से ही जल संग्रह के लिए प्रेगनेंसी के कारण और स्तनपान कराने के कारण, बच्चे को फीड करने के लिए उनके पास में एक प्रकार से जल की थोड़ी सी स्थिति को प्रकृति मजबूत करके रखती, कि एक थोड़ा स्टोरेज कैपेसिटी उनके पास आदमी के मुकाबले में जल के ज़्यादा है, और उसकी रिक्वायरमेंट भी उनके नेचर में ज़्यादा है। 9 महीना बच्चे को पेट में जब रखना रहता, तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो एक प्रकार का जल महाभूत से ही मुख्यतः, लेकिन उसमें बहुत सारे और दूसरी चीज़ें भी आ जाती, पर जल ही है वो एक प्रकार से। गर्भाशय का जल ही कहा जाता है उसको। अगर जल सूख जाए, पानी सूख गया बोले, तो भी बच्चे का जीवन संभव नहीं। अब ये जो जल है ये तो प्रकृति ने बनाया, प्रकृति, जल के बिना कोई जीवन हो नहीं सकता। अब प्रश्न ये हुआ कि जल संग्रह क्यों होने लगता है, इकट्ठा क्यों होने लगता है, किसी किसी के देह में वो ज़्यादा क्यों हो जाता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कोई ना कोई ऐसी चीज़ें करी हैं जिनसे जल का संग्रह हो रहा। अब कौन सी चीज़ें करी हैं, उसमें देखिए कि जल महाभूत से संबंधित जो भोजन पदार्थ हैं उनका आपने अति मात्रा में सेवन किया, जिसमें सब प्रधानतः एक नाम बिल्कुल आता है, और वो है चावल। अब ये वाटर रिटेंशन हुआ तो आप जांच कराने जाएंगे अगर एलोपैथिक विधि से, तो आपको पता लगेगा कि वो थायराइड की सबसे पहले बात आएगी, किडनी फंक्शन की बात आएगी, लिवर फंक्शन की बात आएगी, हार्ट की बात आएगी, एनीमिया की बात आएगी, बहुत सारे ऐसे वहाँ प्रोटीन की बात आएगी, मिनरल्स, और ये सब बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पे गिनते हैं, और वो सब वैज्ञानिक तरीके से उसका आकलन करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक सीधा विज्ञान है और एक है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो अब एक सीधा विज्ञान क्या, आपने जल महाभूत को संग्रहित करने के लिए कुछ उपक्रम किए हैं, कुछ गलतियां की हैं, जिसमें प्रधानता है जल महाभूत के पदार्थों का सेवन करना। जैसे चावल, धान को आप देखें, धान उस खेत में रोपा जाता है जिसमें पानी भरा होता है, और फिर उसको पूरे टाइम पे पानी की आवश्यकता है। अगर वो पानी भरा भी रहे खेत में तो वो पलता बढ़ता और खूब अच्छा विकसित होता है, और अंत में जाकर के फिर उसको
अच्छा चावल उत्पन्न होता है। तो चावल को आप पानी से बड़ी प्रेम है, एफिनिटी है। आप एक मुट्ठी चावल सूखा खा सकते हैं, लेकिन अगर आप उस चावल को पका लें तो 3 से 4 लोगों का वो भोजन बन जाता है। तो अब इस भांति से आप देखेंगे कि चावल पानी को पकड़ करके अपने में समाहित कर लेता है और फूल करके मोटा हो जाता है। गेहूँ उतना पानी संग्रह नहीं करेगा, चना उतना पानी संग्रह नहीं करेगा जितना चावल पानी संग्रह करता है। अब ये देखिए जो एफिनिटी हुई चावल की जल के साथ ही, अब ये जल महाभूत को पकड़ेगा जब भी इसको मौका मिलेगा। तो अगर आपने चावल ज़्यादा खाया हुआ है, आपके शरीर में पानी संग्रहित होने लगेगा, पानी थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा और आपका शरीर थोड़ा गीला होगा, थोड़ा सा उसमें। और अगर आप देखें कि कुछ लोग बिल्कुल गीले, चिकने, मोटे, भारी ऐसे होने लग जाते हैं। अब ये चिकने, मोटे, भारी होने के लिए आपको और भी पदार्थ लेने पड़ेंगे, तली हुई चीज़ें, घी में बनी हुई चीज़ें, मक्खन, मलाई या अंडा, मटन, मुर्गी, मछली तल करके, भून करके, पका करके तरह तरह के पकवान भी खाने पड़ेंगे, तो फिर आप भारी भी होते जाओगे। अब लेकिन जल के संग्रह पे अपन अभी बात कर रहे हैं। मूलतः पहले जल का संग्रह होता, बाद में फिर वो कई बार दूसरे रूपों में भी बदलता है, और हमारा भी टारगेट है जल का संग्रह, वाटर रिटेंशन ऑफ वाटर। अभी इसको बहुत आसानी से थायराइड की जांच करा ली जाती है। कई बार लोग मेरे पास ऐसे आए जिन्होंने खुद ही जांच करा ली और खुद ही वो गोली भी खाने लगे। अब ये सब इंटरनेट का कमाल है, इसमें कोई समस्या नहीं है लोगों को। पर मैं ये कह रहा हूँ आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। लेकिन मैं इस थायराइड की बात को भी पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि पहले सूजन है या पहले थायराइड? मेरा अपना कहना है कि सूजन पहले नहीं है, थायराइड पहले नहीं है, सूजन पहले है। यानी अगर आपने जल महाभूत की वृद्धि करी तो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। अब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन चालू होगा, जो कि स्किन के टेम्परेचर को, ठंडी गर्मी को, और स्किन से कितना पसीना निकलेगा, कितना नहीं निकलेगा, स्किन कैसे रिएक्ट करेगी ठंड को या गर्मी को, उसके पोर्स कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे। यदि पानी भर गया स्किन के नीचे में, आपके स्वेट ग्लैंड्स जो है कम काम करने लगेंगी, आपका पसीना बाहर जाना बंद हो जाएगा, आपको और फर्दर वाटर रिटेंशन आने लगेगा। अब अगर आप पसीना किसी तरह से नहीं बहाते हैं तो भी आपको थायराइड जल्द होने की संभावना बढ़ जाती है। आप चावल खाएं और आराम कर रहे हैं साहब, खूब आपके पास सब साधन हैं, आपके काम करने वाले लोग हैं, मजे से बैठे हैं आप, तो पुरुष हो कि स्त्री हो, थायराइड होगी, मोटापा होगा और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। बट अब आप थायराइड खा करके आप एक बहुत छोटे से किंचित से कारण को आप, और वो भी मूल कारण नहीं है। मेरा कहना यह है कि थायराइड इज नॉट द रूट कॉज, थायराइड इज रिएक्टिंग टू द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये अगर आप बहुत ठीक से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बॉडी में कुछ भी चीज अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। थायराइड कोई स्वतंत्र नहीं है किसी काम को करने के लिए। थायराइड को भी निर्देश आते हैं, गाइडेंस आती सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से और स्किन से और सब जगह से उसके पास एक मैसेजेस आते हैं और फिर उस हिसाब से वो रिएक्ट करती। ये थायराइड नहीं, सारी ग्लैंड्स का यही है। चाहे वो आप इंसुलिन बनाने वाली ग्रंथियों की बात करें, चाहे वो आप पुरुष हार्मोन, स्त्री हार्मोन, ये हार्मोन, वो हार्मोन, सभी प्रकार के हार्मोन्स या अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो हमारे यहाँ सूक्ष्म अग्नियों के रूप में वर्णन आयुर्वेद में किया गया। अभी कोई कहेगा तुम हार्मोन के बारे में बात कर रहे हो, तुमको क्या मालूम? नहीं, हमारे पास सूक्ष्म अग्नियाँ हैं। ये सूक्ष्म अग्नियाँ अति सूक्ष्म हैं और दिखाई भी नहीं देंगे। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पर काम करेंगे। कार्टिकोस्टेरॉइड जिसको आप कहते हो वो क्या है? तो ये वो इमरजेंसी हार्मोन्स है। अब स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जब स्ट्रेस बढ़ेगी कार्टिकोस्टेरॉइड्स पैदा होंगे। अब स्ट्रेस ही नहीं बढ़ी, वो उनकी ज़रूरत नहीं है, और वो जब बढ़ेंगे तो वो नॉर्मल फंक्शनिंग को रोक देंगे। इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी लगी तो अब भैया सिविल की सब बातें खत्म हो गई। आपका कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको उठाकर बंद कर दिया जाएगा। इमरजेंसी हुआ था कि नहीं पहले? तो ये इमरजेंसी का मतलब समझ लीजिएगा। अरे कार्टिकोस्टेरॉइड मतलब इमरजेंसी। अब ये चीज़ है कि हम थायराइड को
कारण नहीं मानेंगे। हम कहेंगे जल संग्रह, पसीना नहीं निकलने देना, पसीने के वेग को रोक देना, मलमूत्र के वेग को रोक देना, या अति भोजन करना, अति जल पदार्थों का। अब चावल एक उदाहरण के लिए लिया है अपन ने, ऐसा नहीं कि चावल अकेले ही भर है, बहुत सारे संसार में पदार्थ हैं। जब फिश को आप ले लो, फिश भी जल संग्रह कराएगी, और तेल में तल गई तो फिर और ज़्यादा सॉरी। तो ये चीज़ अब हो गई, हमने इसको पूरा समझ लेना। अब इलाज क्या है, इसकी समस्या का उपाय क्या है? पहली बात, आप खूब खाने में सावधान हो जाइए। अगर आपको सूजन की शिकायत है, आप चावल को सर्वथा बंद कर दीजिए। आपको कोई रोग नहीं हो जाएगा अगर आप चावल खाना बंद कर दोगे तो। लेकिन चावल को बंद करने का सीधा असर पड़ेगा वाटर रिटेंशन मैकेनिज्म पे। दूसरा, फिर और भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे केला है, दही है, मक्खन मलाई है, घी है, ज़्यादा, इन सब के ज़्यादा सेवन से, अल्प मात्रा में सेवन करने से कोई चीज़ खराब नहीं करती। यथेष्ट मात्रा, अल्प का भी मेरा कहना नहीं, यथेष्ट मात्रा जो आपकी रिक्वायरमेंट है। आप यानी जनरलाइज मत करिए किसी चीज़ को। आपका शरीर, आपकी ज़रूरतें, आप क्या काम करते हो, आप कितना पसीना बहाते हो, कितना आप एयर कंडीशनर में बैठे हो, कितना श्रम कर रहे हो और कितना विश्राम कर रहे हो, क्या ये सब संतुलन है? अगर आप श्रम नहीं करते हो, आप पसीना नहीं बहाते हो, आप फिर भी बैठ करके तला हुआ चीज़ें खाते हो, आप बैठ के दूध के प्रोडक्ट्स खाते हो, आप बैठ के अंडा मटन मुर्गी खाते हो, आप